नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 26 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। विवाह को लेकर के इन्होंने पूछा है कि इनका विवाह कब होगा, पति से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं इनके, संतति से जुड़े हुए प्रश्न है, संतान कैसी होगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ससुराल पक्ष के बारे में इन्होंने पूछा है, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, इसको लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है लव रिलेशनशिप को लेकर के प्रश्न पूछे हैं, अपने स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न इन्होंने पूछा है और साथ ही साथ अपनी माताजी के बारे में और भी जीवन से जुड़ी हुई कई सारे अन्य परेशानियों को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इनके सभी प्रश्नों का हम आखिर में उत्तर देंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले दोस्तों इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष और वो प्रारंभ होती है 11 नंबर से। 11 नंबर यानी कि कुंभ लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो मीन राशि में जाकर के विराजमान है। तो इस जातिका की कुंडली बनती है कुंभ लग्न और मीन राशि की। कुंभ लग्न यानी कि शनि के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव के बारे में बात करें तो ऐसे लोग दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, आमतौर पर फ्रेंडली होते हैं, मतलब दूसरों की मदद करने वाले। जैसा कि मैंने बताया, हर वक्त कुछ ना कुछ नया सोचने की कला इनके अंदर विद्यमान होती है। मतलब किसी भी समय में फ्यूचर को लेकर के ये जो है सोचते रहते हैं कि आगे क्या करना चाहिए या फिर कैसा कदम आगे बढ़ाना चाहिए, भविष्य को लेकर के अग्रसर रहते हैं। आमतौर पर ये लॉयल होते हैं, ऐसे लोग मेहनती होते हैं, दोस्त बहुत जल्दी से बनाना जानते हैं, हर जगह जहां भी जाते हैं अपना इंप्रेशन छोड़ जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आमतौर पर इनका बढ़िया देखा गया है। अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ऐसे लोग कब क्या कर जाएं थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इसके अलावा जीवन में संघर्ष होता है, शनिदेव का लग्न है, कई बार बताया है कि संघर्ष देते हैं और संघर्ष के बाद सफलता भी सुनिश्चित देते हैं। जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे लोग, कई बार बागी तेवर भी दिखाते हैं, मतलब सामने वाला यदि बात को नहीं माने तो ये बागी तेवर भी दिखाते हैं। विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, कई बार गुस्से में आ जाने पर रूड व्यवहार भी कर देते हैं दूसरों के सामने और अपने आप में भी बहुत ज्यादा ये खोए रहते हैं, अपने आप में बहुत ज्यादा ये इंटरेस्टेड होते हैं। यहां पर इनके लग्न की तरफ चलें तो लग्न 25 डिग्री का है, लग्न का मान 25 डिग्री है, तो लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा, ना बहुत कमजोर और ना ही बहुत ज्यादा बलवान यहां पर लग्न को हम कहेंगे। शनिदेव लग्नेश है और लग्न में ही आकर के विराजमान है। शनि का ये मूल त्रिकोण, शनि की मूल त्रिकोण राशि बनती है कुंभ और शनिदेव यहां आकर के बैठे हुए हैं। देखिए, शनि के यहां पर बैठे होने की वजह से निश्चित रूप से कुंडली के प्रथम भाव में शश नामक महापुरुष योग बन जाता है। शश महापुरुष योग इस जातिका की कुंडली में प्रथम भाव में बन रहा है। अब देखिए, शश महापुरुष योग पंच महापुरुष योगों में से एक ऐसा योग है जो कि शनि के द्वारा बनाया जाता है। मेहनत करने के बाद ये जो महापुरुष योग है ये व्यक्ति को बॉटम से टॉप तक पहुंचाने की कला रखता है। ध्यान से समझिएगा, मेहनत करने पर यह महापुरुष योग व्यक्ति को बॉटम से टॉप तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। तो जीवन में मेहनत करना चाहिए ऐसे लोगों को। और वैसे भी प्रथम भाव जो है वो शरीर का होता है और शरीर के ही भाव में यहां पर जो है शश महापुरुष योग बन रहा है। तो खूब मेहनत करिए, खूब पराक्रम करिए और जीवन में ऊंचाइयों को आप छू सकती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर साफ साफ कुंडली देख करके नजर आ रही है। यहां पर शनि के डिग्रियों की बात करें, 4 डिग्री के शनिदेव हैं। शनि यहां पर बाल अवस्था का माना जाएगा। आप चाहें तो रत्न वगैरह धारण करके शनि के बलाबल को बढ़ा सकती हैं और शनि के बल को बढ़ाने के बाद निश्चित रूप से इस षष्ठ महापुरुष योग का भी पूर्ण लाभ आपको जीवन में देखने को मिल जाएगा। यहां पर देखा जाए, शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, तीसरा भाव यानी कि साहस, पराक्रम, मेहनत, दौड़ भाग का भाव, और इनकी नीच की दृष्टि है। तो कई बार मेहनत करेंगे वैसा परिणाम नहीं मिलेगा आपको। कई बार मित्र के साथ जो है समस्या हो सकती है, कम्युनिकेशन में परेशानी आपको आ सकती है देखने में। मेहनत कई बार फिजूल हो जाएगी आपकी, यात्राएं कई बार आप करेंगे उससे आपको ज्यादा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, विवाह में थोड़ा विलंब कर सकता है शनि। देखिए, अब शनि इस कुंडली का योग कारक ग्रह है।
शनि योग कारक ग्रह है, सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो ये मैं नहीं कहने वाला हूं कि विवाह को तोड़ देंगे, या फिर ये नहीं बोलूंगा कि ये विवाह को या दाम्पत्य को खराब करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सूर्य की राशि को देखेंगे, शनि का नेचर है डिले करना, शनि का मूल स्वभाव है डिले करना। तो शत्रु की राशि को देखेगा तो क्या करेगा, तो डिले करने का कार्य करेगा। किस चीज को देख रहा है, तो विवाह के भाव को देख रहा है, तो वैवाहिक जीवन में विलंब खड़ी करेगा, विवाह होने में देरी खड़ी करेगा। इसके अलावा देखा जाए शनि की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, मंगल की राशि को देखेगा, करियर में आपको स्टेबिलिटी देने वाला होगा। यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें कि कुंडली में कौन सा ग्रह स्टेबिलिटी देता है, तो वो नाम आता है सबसे पहले शनिदेव का। शनिदेव डिले जरूर कराते हैं, लेकिन चीजों को एक बार जब दे दें तो छीनते नहीं है, वो स्टेबल रूप से व्यक्ति को आता रहता है। तो यहां पर शनि की दृष्टि दसम भाव के ऊपर जो पड़ रही है ये बढ़िया है, ये आपको स्टेबल जो है करियर देने वाली होगी। तो मेहनत करिए, मेहनत नहीं करेंगे तो आपको इस महापुरुष योग का विशेष लाभ देखने को नहीं मिलेगा। तो खूब मेहनत करिए, जीवन में मेहनत करेंगी तो बढ़िया लाभ देखने को दे देंगे शनिदेव। शनिदेव यहां पर मंगल के नक्षत्र का है, मेहनत करिए, सीधा सीधा कहता हूं मेहनत करिए, खूब लाभ अर्जित करेंगे। चंद्रमा देखा जाए यहां पर द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, 15 डिग्री का चंद्रमा है, मीन राशि में जाकर के बैठा हुआ है। द्वितीय भाव यानी कि धन का भाव, वाणी का भाव, पैतृक संपत्ति का भाव, कुटुंब का भाव, ये सब हम द्वितीय भाव से देखते हैं। यहां पर चंद्रमा देव आकर के विराजमान है। इस कुंडली में चंद्रमा कौन है, तो चंद्रमा कारक नहीं बनते हैं, वो षष्ठेश है। इस कुंडली में अकारक ग्रह कहलाएंगे चंद्रमा। छठा भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, डेली जॉब जो आप करते हैं वो हम देखते हैं कुंडली के छठे भाव से। वर्क प्लेस जहां पर आप कार्य करते हैं वो भी हम छठे भाव से, नौकरी को देखते हैं छठे भाव से। इसके स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रमा, द्वितीय भाव में जाकर के धन भाव में बैठे हुए। निश्चित रूप से आप जॉब वगैरह में जाती हैं, आप लाभ कमा सकती हैं। यहां पर जो है शत्रुओं से भी आप लाभ कमा सकती हैं, लोन वगैरह लेकर के भी आप जो है जीवन में कुछ कार्य कर सकती हैं, जीवन में लाभ आप उठा सकती हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। देखिए चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है गुरु की राशि में। निश्चित रूप से आपके परिवार वालों के संबंध ये मधुर बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा चंद्रमा। आपकी वाणी में भी ये मिठास देने वाला होगा। तो लाभ की स्थिति है यहां पर चंद्रमा से आपको लाभ की स्थिति है, बढ़िया लाभ आप चंद्रमा से उठा सकती हैं। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। थोड़ी बहुत जो है आपको शीत रोग दे सकते हैं, ये कोल्ड कफ की परेशानी दे सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई विशेष परेशानी ये चंद्रमा आपको नहीं देगा। बल बहुत बढ़िया है चंद्रमा के पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की तरफ। चतुर्थ भाव यानी कि सुख का स्थान, फोर्थ हाउस होता है सुख का स्थान, माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख। यहां पर केतु बैठा हुआ है, कैसा बैठा है, तो नीच की राशि में बैठा हुआ है। केतु नीच की राशि में बैठा हुआ है, ये वीक पॉइंट बनता है। अब देखिए सुख स्थान कहीं ना कहीं पीड़ित हो गया आपका, क्यों, क्योंकि नीच का केतु बैठ गया आपके चतुर्थ भाव में। 6 डिग्री का केतु है, बल इसके पास करीब 25% के आसपास होगा। बैठा किसके भाव में, शुक्र के भाव में। शुक्र कहां है, 12वें घर में अस्त का। शुक्र 12वें घर में है, नेगेटिव भाव में जाकर के बैठा हुआ है और अस्त का बैठा हुआ है। तो केतु एक तो वैसे ही नीच की राशि में बैठा हुआ था, ऊपर से जिसके घर में बैठा उसकी स्थिति भी बढ़िया नहीं है। तो केतु यहां पर आपको मारक परिणाम देंगे। केतु मारक ग्रह हो गया अब आपके लिए चतुर्थ भाव में बैठ करके। ये कैसा रिजल्ट देंगे, तो नेगेटिव। फोर्थ हाउस मैंने अभी बताया, माता से सुख, तो माता की सुखों में कमी, या तो माता के साथ संबंध गड़बड़ कर देगा या तो माता के स्वास्थ्य में कमी लाएगा। यहां पर केतु बैठे हुए हैं, घर में कलह की स्थिति करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी बनाना है या आपको प्रॉपर्टी लेना है, उसमें लीगल परेशानी खड़ी कर सकते हैं, या उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी हो सकती है आपको। घर में कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब वातावरण रह सकता है, मतलब कलह की स्थिति रह सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो केतु के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, शुक्र को आप बेहतर कर देंगी, जीवन में लाभ देखने को मिल जाएगा इन चीजों में। केतु की दृष्टि देखा जाए पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव होता है आयु का, अष्टम भाव हम गंभीर बीमारियों के लिए देखते हैं, अष्टम भाव हम ससुराल पक्ष के लिए देखते हैं, अष्टम भाव हम कहीं ना कहीं जो है जीवन में सडन चेंजेस के लिए देखते हैं। तो यहां पर केतु जो देख रहे हैं, जीवन में सडन चेंजेस दे सकते हैं अपनी दशांतर दशा में। ससुराल पक्ष के साथ अपने संबंध को बढ़िया बनाकर रखने की जरूरत पड़ेगी आपको, और उसमें भी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि बुध की स्थिति थोड़ी डाउन हुई, ध्यान से समझिए, यदि बुध की स्थिति डाउन होगी तो ससुराल पक्ष के साथ संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, केतु की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी। हालांकि देखिए केतु की उच्च की दृष्टि तो जरूर पड़ेगी, लेकिन यहां पर नीच का राहु बैठा हुआ है, तो केतु बहुत ज्यादा आपको करियर में मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि केतु की दशांत दशा चलती है तो उस दौरान आपको करियर में थोड़ा बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऑलरेडी केतु भी नीच का है तो कोई बहुत जबरदस्त लाभ कर दे ऐसा हम नहीं कह सकते। केतु की दृष्टियों की बात करें, केतु की जो नवी दृष्टि है वो 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी और 12वें घर को जब देखेंगे तो खर्चों को बढ़ा देंगे, अपनी दशांत दशा में खर्चों को बढ़ा देंगे। विदेश वगैरह की यात्राएं ये आपको करवा सकते हैं, अस्पताल के खर्चों को भी ये बढ़ा देंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो मुख्य बात यह है कि केतु की दशा बहुत बेहतरीन आपके लिए नहीं रहने वाली है। केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करें, शुक्र को बढ़िया करें, आपको लाभ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं गुरु के ऊपर। गुरु देखा जाए कुंडली के नवम भाव में, भाग्य भाव में विराजमान है गुरु। 18 डिग्री का गुरु है। गुरु के पास जो बल है वो बहुत बढ़िया बलाबल माना जाएगा। 100% बलाबल के साथ गुरु जो है वो कुंडली के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। अब यहां पर देखें गुरु कौन है इस कुंडली में, तो गुरु यहां धनेश है और लाभेश है। यानी कि कुंडली में जो धन का डिपार्टमेंट है ना, कुंडली में जो धन का डिपार्टमेंट है, जो दो धन के भाव होते हैं कुंडली में, ये है धन का भाव और ये है लाभ का भाव। दोनों से ही हम बेसिकली धन की चीजों को देखते हैं, व्यक्ति के फाइनेंस को देखते हैं। इस कुंडली में, कुंभ लग्न की कुंडली में, धन का जो दारोमदार है वो पूरा का पूरा गुरु के कंधों पर होता है। अब गुरु यहां भाग्य भाव में जाकर के बैठ गए, बढ़िया स्थिति है। धन भाव का स्वामी ग्रह भाग्य भाव में बैठ गया तो कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य है धन कमाने में आपको लाभ देगा। कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये भी धन योग आप मान सकते हैं। आपको जीवन में गुरु धन वगैरह जो है देने वाले होंगे। इस कुंडली में गुरु कारक नहीं कहलाएंगे, गुरु कारक नहीं है इस कुंडली में, ना वो लग्नेश के मित्र हैं, ना ही तो उनको कोई बहुत अच्छा भाव मिला हुआ है। इस कुंडली में गुरु कारक नहीं है। अब देखें गुरु बैठा भी है कहां, तो भाग्य भाव में, हायर एजुकेशन के भाव में। लेकिन सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि ये किसके घर में बैठा है। ये शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र की राशि में जो गुरु हैं वो अच्छा परिणाम नहीं देते हैं आमतौर पर, ये अति शत्रु मानते हैं शुक्र को। लेकिन यहां पर तात्कालिक मैत्री में है शुक्र के साथ, शुक्र के साथ यहां पर तात्कालिक मैत्री में है। कैसे तात्कालिक मैत्री में हो गए, यहां और यहां यदि शुक्र बैठा होता तात्कालिक मैत्री हो जाती, यहां और यहां शुक्र बैठा होता तो भी तात्कालिक मैत्री हो जाती। तो इस वजह से यहां पर जो शुक्र बैठे हुए हैं तो गुरु तात्कालिक मैत्री में आ गए। क्या लाभ देंगे, भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। हायर एजुकेशन लेना चाहती है, गुरु आपको हायर एजुकेशन दिलवाएगा। विदेश वगैरह की यात्राएं आपको करवा सकता है। धर्म कर्म में ये आपको रुचि दिलवाने वाला होगा। तो लाभ की स्थिति है, यहां पर गुरु के पास बल बढ़िया है, आपको लाभ मिल जाएगा। धन वगैरह भी गुरु आपको देने वाले होंगे, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। मैंने क्यों बोला कि यहां पर गुरु आपको लाभ ही देगा, देखिए भाग्य भाव में गुरु कारक हो जाते हैं, बढ़िया लाभ देते हैं। भाग्य वगैरह में गुरु कोई कमी नहीं करेंगे आपको, हायर एजुकेशन वगैरह में भी गुरु कोई कमी नहीं करने वाले हैं आपको। गुरु की दृष्टि पड़ेगी, कुंडली के लग्न के ऊपर दृष्टि डालेंगे गुरु, और यहां पर भी ये गुरु आपको ज्ञान देने वाला होगा। सम दृष्टि डालेंगे, शत्रु दृष्टि नहीं है, सम दृष्टि डालेंगे, ज्ञान देने वाला होगा गुरु। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो गुरु लग्न को देख रहे हैं तो स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पेट से जुड़ी हुई चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम में ये गुरु वृद्धि कर देगा। यदि छोटा भाई या बहन है उसके साथ संबंधों को ये बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करेंगे गुरु, और जो है छोटी मोटी यात्राओं से अपनी दशांतर दशा में आपको ये लाभ करवा देंगे। गुरु की दृष्टियों की बात करें, गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, यहां पर ये सम दृष्टि डालेंगे मिथुन राशि के ऊपर। संतान कारक, शिक्षा कारक ग्रह होता है गुरु, ना संतान से संबंधित परेशानी देगा ना ही शिक्षा संबंधित परेशानी, यानी कि दोनों ही चीजों में गुरु आपको लाभ करवा देंगे, नुकसान नहीं करवाएंगे आपको। ये मत समझिएगा कि गुरु कुंडली में कारक नहीं है तो कोई बहुत बड़ी परेशानी करने वाले हैं। हाँ, बुध की स्थिति खराब हुई तब परेशानी होगी, अन्यथा परेशानी गुरु के कारण नहीं होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। राहु कुंडली के दसम भाव में विराजमान है और दसम भाव में राहु बैठे हुए हैं 6 डिग्री के साथ। यहां पर राहु के पास 25% का बलाबल है। नीच की राशि में राहु देव विराजमान है मंगल के घर में। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि मंगल कैसा बैठा है, तो देखिए मंगल लाभ स्थान में जरूर बैठा हुआ है लेकिन मंगल अस्त के हैं, मंगल अस्त के हैं। तो अब राहु के पास भी जो बल है वो नहीं दे पाएंगे मंगल देव। अब राहु जो है वो खुद कंफ्यूज होगा कि मैं कैसा रिजल्ट दूं। एक तो नीच की राशि में है राहु, ऊपर से जिसके घर में बैठा उसकी भी स्थिति डवाडोल है। तो यहां पर राहु सर्वश्रेष्ठ परिणाम तो नहीं दे जाएगा। करियर को लेकर के परेशानी,
करियर को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति रह सकती है आपको। करियर यदि बन भी गया तो स्टेबिलिटी कम, मतलब कि जॉब हो सकता है आपको चेंज करना पड़े या करियर की दिशा चेंज करनी पड़े, इन चीजों से जुड़ी भी परेशानी हो सकती है। पिता के साथ मतभेद हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु की दृष्टियों की बात करें, राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर। देखिए राहु ने चंद्रमा को देखा, अभी तक मैंने बताया था कि आपका चंद्रमा बढ़िया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब देखिए राहु ने चंद्रमा को देखा, आपका चंद्रमा शनि के नक्षत्र का है, राहु की दृष्टि पड़ रही, ये कहीं ना कहीं आपके मन को पीड़ित करने वाला होगा, मन को पीड़ित करने वाला होगा, कहीं ना कहीं मन को भटकाएगा, कंसंट्रेशन को वीक करेगा, कहीं ना कहीं मन में बुरे विचार या फिर एक प्रकार से नेगेटिव विचार कह सकते हैं वो देने वाला होगा, क्योंकि ये नीच का राहु है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, द्वितीय भाव होता है धन का, फैमिली का, कुटुंब का, तो सेविंग्स का ध्यान रखें, अपनी वाणी का ध्यान रखें और अपनी सेविंग्स का ध्यान रखें। राहु की दशांतर दशा में धन को व्यय करने से पहले सोच लें कि धन को व्यय करना, खर्च करना सही है या फिर नहीं। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, सुख भाव के ऊपर राहु देखेंगे, उच्च की दृष्टि डालेगा राहु। यहां पर दृष्टि डाल करके अपनी दशांत दशा में यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, राहु आपको थोड़ी बहुत सहायता कर देंगे। राहु की दृष्टि देखा जाए कुंडली के छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, छठे भाव के ऊपर जब दृष्टि डालेंगे तो कार्य क्षेत्र जहां पर आप नौकरी करेंगी, मान लीजिए आगे आने वाले समय में, तो जॉब की प्लेस में थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहने की जरूरत है। राहु कई बार जो है अचानक से कोई स्वास्थ्य का विकार दे देता है, कोई स्वास्थ्य की परेशानी दे देता है। गुप्त शत्रु, छिपे हुए शत्रु आपके हो सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन चीजों से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि राहु की जो दृष्टि पड़ रही है छठे भाव के ऊपर, वो शुभ दृष्टि नहीं मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के लाभ स्थान की तरफ। लाभ स्थान यानी कि जीवन में आय के लिए देखते हैं, लाभ के लिए देखते हैं, जो कार्य आप कर रही हैं उससे आप कितना लाभ कमाएंगी, बड़े भाई बहन के लिए देखते हैं, फ्रेंड सर्कल के लिए भी हम लाभ स्थान को देखते हैं, लाइफ में अचीवमेंट्स के लिए भी हम लाभ स्थान को देखते हैं। उसकी मंगल यहां पर बैठे हुए हैं 28 डिग्री के साथ। इस कुंडली में देखा जाए मंगल कौन है, कर्मेश है मंगल और तृतीयेश है मंगल, यानी कि साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं और कम्युनिकेशन भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल, और करियर भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं कौन, तो मंगल। तो इस कुंडली में मंगल न कारक है न मारक है, वो एक समग्रह बनता है। क्यों? क्योंकि देखिए स्थान तो उसे बढ़िया मिला, एक केंद्र स्थान मिल गया और एक न्यूट्रल स्थान मिल गया, उसको एक न्यूट्रल भाव मिल गया और एक केंद्र स्थान, एक शुभ स्थान मिल गया। लेकिन इस कुंडली में शनिदेव के मित्र नहीं है मंगल, मंगल शनिदेव के मित्र नहीं है, इसीलिए हम उनको ना कारक कह सकते हैं ना ही उनको मारक कह सकते हैं। तो एक समग्रह है, उनकी प्लेसमेंट बताएगी कि वो इस कुंडली के अनुसार कैसा रिजल्ट देंगे। तो बैठ गया मंगल लाभ स्थान में, ये बहुत बढ़िया है, मंगल लाभ स्थान में बैठ गया, ये बढ़िया स्थिति है। लेकिन कैसा बैठा हुआ है, तो मृत है और अस्त है। एक तो मृत हो गए 28 डिग्री के हो गए, ऊपर से ये मंगल अस्त भी है, तो मंगल आपकी कुंडली में पावरलेस है। ये मत समझिए कि खराब हो गए मंगल, मंगल देव रिजल्ट देने के लिए कैपेबल ही नहीं है आपकी कुंडली में, ना तो ये आपका भला कर पाएंगे ना तो ये आपका कुछ बुरा कर पाएंगे। देखिए मेहनत पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह लाभ भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो ये अच्छी स्थिति है। मेहनत करने के बाद आपको ये मंगल बहुत लाभ देता, छोटे भाई से भी आपको ये लाभ दिलवाता, कम्युनिकेशन से भी लाभ देता। लेकिन चूंकि ये अस्त के हो गए, मृत हो गए, उस लाभ की स्थिति में क्या होगी, तो कमी आ जाएगी काफी हद तक। करियर प्रोफेशन भाव के स्वामी ग्रह मंगल उठ करके इससे द्वितीय यानी कि करियर से लाभ के भाव में बैठे, ये भी बहुत अच्छा था। गुरु की राशि में बैठे, तात्कालिक मैत्री में बैठ गए तो अति मैत्री हो गई गुरु के साथ। लेकिन जो अस्त के हो गए, मृत हो गए मंगल, तो बल इनका छिन्न हो गया, दृष्टि का बल तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जो भी अस्त ग्रह होते हैं, मैंने आज तक हमेशा बताया है, अस्त ग्रह की दृष्टियों की बात हम करते ही नहीं है, क्योंकि अस्त ग्रह के पास इतना बल ही नहीं होता कि वो दृष्टि का कुछ प्रभाव दिखा सके। तो यहां पर मंगल के पास बल काफी छिन्न हो जाएगा, लाभ में थोड़ी कमी कर देंगे मंगल देव, या ऐसा आप कह सकते हैं कि जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलने देंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें भाव की तरफ। 12वें भाव में ध्यान से देखें, 3 ग्रह विराजमान है, सूर्य, बुध और शुक्र। सूर्य, बुध और शुक्र यहां पर विराजमान है। यहां पर देखा जाए सूर्य 4 डिग्री का है, सूर्य 4 डिग्री का है, इसने शुक्र को अस्त किया, शुक्र भी 4 डिग्री के हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य और शुक्र एक ही डिग्री पर आकर के बैठ गए, तो पूरी तरह से इन्होंने जो है शुक्र को जो है अस्त कर दिया। अब शुक्र पूरी तरह अस्त हो गए तो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में शुक्र के कारकत्वों में कमी आ जाएगी, शुक्र के कारकत्वों में रिजल्ट देने के जो इफेक्ट्स हैं उसमें पूरी तरह से कमी आ जाएगी। शुक्र इस कुंडली में नेग्लिजिबल इफेक्ट दे पाएगा आपको। अब देखिए
सूर्य की बात करते हैं। सूर्य कौन है इस कुंडली में? तो वो सप्तमेश है। सूर्य सप्तमेश है, यानी कि आपकी कुंडली के अनुसार विवाह भाव का स्वामी ग्रह सूर्य है। जाकर के कहां बैठा? तो शनि के भाव में और 12वें घर में। शनि की राशि में बैठा है, तात्कालिक मैत्री में है, तो बहुत खराब रिजल्ट नहीं देगा, बहुत खराब रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन यदि आप सप्तम भाव से गिने तो 1 2 3 4 5 और 6, और यहां से यदि आप गिनेंगे तो 8 घर, इसे कहते हैं 6 8, यानी कि षडाष्टक दोष लग गया है। किसको? तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव को। सप्तम भाव यानी कि विवाह का भाव। तो विवाह का भाव अब कमजोर पड़ गया आपकी कुंडली में। विवाह अब आपको सोच समझ के करना है, नहीं तो परेशानी देखने को मिल सकती है। आपके पति के साथ मतभेद की स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। कुंडली मिलान आपके लिए करना जरूरी है। यहां पर सूर्य 4 डिग्री के साथ विराजमान है, 25% का बलाबल होगा इस सूर्य के पास। ये सूर्य मृत अवस्था का है। ये जो सूर्य देव हैं ये मृत अवस्था के हैं कुंडली में, और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर। चंद्रमा की राशि को देखेंगे, देखिए पेट वगैरह से जुड़ा हुआ परेशानी ये दे सकता है। नेत्र वगैरह का ध्यान रखेंगे, चश्मा वगैरह लग सकता है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ में देखिए बुध विराजमान है। बुध यहां पर 13 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। बुध अस्त के हो गए क्योंकि सूर्य के समीप बैठ गए, सिर्फ 9 डिग्री का फासला है। लेकिन मैंने बताया है कई सारे वीडियोस में कि बुध एक इकलौता ऐसा ग्रह है जो कि अस्त होने के बावजूद काफी रिजल्ट्स दे पाता है। काफी हद तक रिजल्ट्स जो है बुध देव दे देते हैं सूर्य से अस्त होने के बावजूद। तो यहां पर ये जो बुध बैठा हुआ है, ये बुध कौन है आपकी कुंडली में, ये देखते हैं। सबसे पहले बुध पंचमेश है आपके। पंचम भाव यानी कि शिक्षा, संतान, लव, रोमांस भाव का स्वामी ग्रह है बुध, और साथ ही साथ अष्टमेश यानी कि आयु भाव, ससुराल पक्ष का भाव, सडन लॉस और गेन का भाव, सडन चेंजेस का भाव, रिसर्च का भाव होता है ये। इसके लिए डीप नॉलेज को भी हम देखते हैं अष्टम भाव से। इसके स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, जाकर के 12वें घर में विराजमान। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बुध यहां पर बैठे हुए तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, जिसका बहुत ज्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य मारक है इस कुंडली में। सबसे पहले 12वें घर में योग बना तो कोई विशेष लाभ देगा नहीं। बुध यहां पर अस्त का है तो कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम इतना कहेंगे कि हाँ, सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग बनाती है, तो हम कह देंगे कि बन रहा है, जिसका लाभ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। बुध यहां पर विपरीत राजयोग बना रहा है। बुध विपरीत राजयोग बना रहा है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा विपरीत राजयोग कैसे बनता है। जब 6 8 12 का ग्रह 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव का ग्रह 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठ जाए, इसे हम कहते हैं कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाना। विपरीत राजयोग बड़े सरल शब्दों में आपको समझाता हूं, ये वैसा राजयोग है जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपको राजयोग दे देगा, मतलब सफलता प्राप्त करवा देगा विपरीत परिस्थितियों में। लेकिन इसकी एक शर्त यह है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपको सफलता देगा। अदरवाइज यदि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है विपरीत राजयोग है, छप्पर फाड़ के ये देगा, राजा बना देगा, तो आप समझ जाइए कि उनकी बात सही है। लेकिन अगर वो ये नहीं बताते हैं कि आपको मेहनत के बाद ये सब मिलने वाली है, तो वो गलत है। तो मेहनत करेंगे, शनि भी आपको मेहनत करने के लिए कह रहा है, मेहनत करिए। बुध भी आपको मेहनत करने के लिए कह रहे हैं, मेहनत करेंगी, लाइफ में आपको बहुत कुछ सफलता मिलने वाली है। अब यहां पंचम भाव देखा जाए, पंचम भाव लव, रोमांस, शिक्षा, संतान का होता है। इस भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में चला गया। अब जिस प्रकार सप्तम भाव से सूर्य षडाष्टक दोष बना रहे थे, उसी प्रकार से बुध जो है पंचम भाव से षडाष्टक दोष बना रहे हैं। तो अब लव, रोमांस, शिक्षा, संतान के लिए बुध की प्लेसमेंट थोड़ी वीक हो गई, थोड़ी नेगेटिव हो गई, और वैसे भी बुध का 12वें घर में जाकर के बैठना पंचम भाव के रिजल्ट के लिए बढ़िया नहीं है। तो लव रोमांस में फेलियर, शिक्षा में ब्रेक या शिक्षा में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। यहां पर देखा जाए 13 डिग्री का बुध है, बल ठीक ठाक है। अस्त के हैं तो दृष्टियों की बात मैं नहीं करूंगा। हाँ, अष्टम भाव से यहां पर विपरीत राजयोग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को ध्यान से रखेंगी, थोड़ा समझदारी से काम लेंगी, तो ससुराल पक्ष के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आप समझबूझ से काम नहीं लेंगी, तो ससुराल पक्ष वालों के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। संबंध खराब हो सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा, विपरीत राजयोग है, तो समझ बूझ से आप काम लेंगी तो दिक्कत परेशानी कम होगी, नहीं होगी। चलिए शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र यहां पर 4 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य भी 4 डिग्री का है, शुक्र भी 4 डिग्री का है। बिल्कुल युति बना करके एक ही पॉइंट पर आ गए हैं सूर्य और शुक्र। काफी हद तक शुक्र अस्त हो चुके हैं, पूरी तरह से अस्त हो चुके हैं शुक्र। तो यहां पर शुक्र के पास बल ही नहीं है कि वो रिजल्ट्स कुछ भी आपको दे पाए। कौन है शुक्र इस कुंडली में?
शुक्र इस कुंडली में है आपके सुखेश और आपके भाग्येश। कुंभ लग्न वालों के लिए जो शुक्र देव हैं वो सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह बनते हैं। शुक्र कुंभ लग्न के लिए सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है, अति योग कारक ग्रह माना जाता है शुक्र। अब यहां पर देखिए अति योग कारक ग्रह 12वें घर में जाकर के बैठ गया अस्त का होकर के, ये वीक पॉइंट माना जाएगा। शुक्र 12वें घर में बैठ गए, ये वीक पॉइंट माना जाएगा और शुक्र को आपको बल देना चाहिए। बिल्कुल सही सुना आपने, शुक्र को आपको बल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्र को बल देंगे, निश्चित रूप से जीवन में आपको सुखों में वृद्धि हो जाएगी। मकान का सुख, वाहन का सुख, माता से सुख, ये सारे सुख जो है आपको जीवन में ज्यादा देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब का योग बना देगा शुक्र। शुक्र वैसे भी खुशी देने वाला ग्रह होता है, तो आपको ये खुशियां देगा, धन देने वाला ग्रह होता है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है, मां लक्ष्मी को। तो शुक्र को बेहतर करेंगे तो जीवन में धन का भी लाभ आपको स्वतः ही देखने को मिलेगा। भाग्येश भी है शुक्र भाग्येश भी है आपके, और जाकर के विदेश भाव में बैठे हुए, निश्चित रूप से विदेश वगैरह जाने का ये योग बना देता यदि ये अस्त का नहीं होता। चूंकि अस्त का है तो उस भाव से जुड़े हुए रिजल्ट्स भी देने के कैपेबल नहीं है। तो भाग्य का साथ लेना है, हायर एजुकेशन का लाभ लेना है, विदेश वगैरह जाना चाहती हैं आप, घूमना चाहती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर जाना चाहती हैं, शुक्र को बलवान करिए। शुक्र को बलवान करेंगे तो मैरिटल लाइफ में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। मैरिटल लाइफ में भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। तो शुक्र को बेहतर करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और शुक्र की दृष्टि नहीं होगी क्योंकि वो अस्त के हैं, और शुक्र तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं दे रहे। मैंने बताया था कि बुध तो इकलौता ऐसा ग्रह है जो अस्त होने के बावजूद रिजल्ट देता है, लेकिन शुक्र नहीं देंगे। तो शुक्र को बलवान करना जरूरी है कुंडली में। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो फिलहाल जो है आपको केतु की महादशा खत्म हुई है 30 मार्च 2019 को, और आपको शुक्र की महादशा प्रारंभ हुई है पिछले वर्ष से। शुक्र की महादशा आपको 30 मार्च 2039 तक, 30 मार्च 2039 2039 तक रहने वाली है, यानी कि 20 वर्षों के लिए। शुक्र इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है, लेकिन वो अस्त का होकर के बैठा हुआ है। उपाय करिए। शुक्र के लिए मैं आपको उपाय बताने वाला हूं आखिर में। शुक्र को बलवान कर लीजिए, आने वाले समय में शुक्र देव जो है आपको बहुत ज्यादा जो है लाभ दे देंगे। चलिए, तो ये था आपकी दशाओं के बारे में। सीधे चलते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर जो आपने पूछे हैं। इन्होंने पूछा है सबसे पहले कि मेरा विवाह कब होगा, कौन से ईयर में होगा, ये जानना चाहती हैं। कंफर्म रूप से ये जानना चाहती है कि मेरा विवाह कब होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुक्र की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। शुक्र विवाह के कारक ग्रह होते हैं। शुक्र किसी की भी कुंडली में विवाह के कारक ग्रह होते हैं। उसकी महादशा आपको चल रही है, प्रारंभ हो चुकी है, और अंतरदशा भी शुक्र की ही है। तो यदि आप फिलहाल विवाह करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं। ध्यान से सुनिए, आप विवाह करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं। योग प्रारंभ हो चुके हैं। ये योग कब तक चलेगा? देखिए, आपका जो विवाह है ना, वो 30 जुलाई 2023 तक का योग बना हुआ है। बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय। उसमें भी मैं संक्षिप्त में बताने वाला हूं आपको कि उसमें भी बेस्ट समय कब आएगा। अभी तक मोटे तौर पर देखा जाए तो 30 जुलाई 2023 तक का समय अभी से ही प्रारंभ है। वहां तक आप विवाह कर सकती हैं। शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा जब तक है, शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा जब तक है, इस दौरान आप आराम से विवाह कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब और इसको संक्षेप करते हैं, उसमें भी बेस्ट समय क्या है। देखिए, अगले वर्ष नवंबर में जब गुरु का गोचर आपकी कुंडली के अनुसार कुंभ राशि में होगा, मतलब कुंभ राशि में जब गुरु चले जाएंगे तो आपकी कुंडली के अनुसार गुरु लग्न में आ जाएंगे, और वहां से वो सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो वहां से, यानी कि अगले वर्ष नवंबर से विवाह करने का योग अति उत्तम है। तो नवंबर 2021 से लेकर के आप डेट मैच कर लीजिएगा। नवंबर 2022 का जो वो समय होगा वो बहुत अच्छा रहेगा, आप विवाह कर सकती हैं, बढ़िया समय है। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेरे हस्बैंड कैसे होंगे, मतलब कि देखने में स्मार्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। देखिए, सूर्य का घर बनता है, सूर्य शनि की राशि में 12वें घर में चले गए हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। देखिए, सूर्य कहीं ना कहीं आकर्षण तो देता है, ये बात तो सही है, लेकिन शनि की दृष्टि बहुत शुभ नहीं मानी जाएगी, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा गुरु को भी हम देखते हैं पति के लिए, और आपका गुरु बढ़िया है। भले ही आपको लग रहा हो शत्रु की राशि में, लेकिन आपका गुरु बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से आपके हस्बैंड दिखने में अच्छे होंगे। शनि की दृष्टि जो पड़ रही है सूर्य की राशि के ऊपर सप्तम भाव के ऊपर, वो उसमें थोड़ी सी गिरावट करेगा। पति मेरे रिच होंगे या फिर नहीं होंगे। देखिए, यहां पर देखा जाए 12वें घर में सूर्य का बैठना बहुत जबरदस्त हम नहीं कह सकते हैं। गुरु की स्थिति बढ़िया है, लेकिन सप्तम सूर्य का 12वें घर में बैठना बहुत अच्छा तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक धन की बात है,
तो ठीक ठाक धन होगा, अच्छा धन होगा, बहुत जबरदस्त हो, ये आपकी कुंडली से देख करके ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगा। इसके अलावा यहां पर देखा जाए, इन्होंने पूछा है संतान कितने होंगे और प्रथम संतति लड़का होगा या लड़की होगा। मैंने कई बार बताया है, कई वीडियोस में बताया है कि संतान मेल होगा या फीमेल होगा, ये ज्यादा बातें, ये जो बातें हैं ये कंफर्मेशन पुरुष की कुंडली से मिलता है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि बायोलॉजी भी यही कहती है कि पुरुष निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति को पुरुष होगा या स्त्री होगी, ना कि एक लड़की की कुंडली ये बात बता सकती है। और संतान के सुख में वृद्धि करने का उपाय यह है कि आप बुध को बढ़िया कर लीजिए। मरकरी जो है वो आपके पंचमेश है, सच्चा संतान वहां से देखते हैं, मैंने बताया था। तो बुध को आप बढ़िया कर लीजिएगा, बढ़िया आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। गुरु की दृष्टि पड़ रही है संतान भाव के ऊपर, संतान सुख आपको बढ़िया मिलने वाला है। मैरिटल लाइफ कैसी होगी, कुंडली मिलान कर लीजिए। देखिए कुंडली यदि मैच कर जाती है, वैवाहिक जीवन में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यदि कुंडली मिलान नहीं होती है तो ज्यादा परेशानी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तमेश जो सूर्य है वो 12वें घर में बैठ गया, वीक पॉइंट। इसके अलावा यहीं पर मैं बता दूं आपको, आपकी जो नवमांश कुंडली है वो मेरे सामने है। नवमांश कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वहां से भी हम विवाह के लिए देखते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हम देखते हैं नवमांश को। वहां पर शनि और चंद्रमा विराजमान है। शनि और चंद्रमा विष दोष बनाते हैं, आपको पता होगा। तो वहां पर सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा का, वो भी वृश्चिक राशि में बैठना, चंद्रमा नीच के हो गए और शनि शत्रु के भाव में बैठ गए, वीक पॉइंट बनता है। विवाह भले ही 1 वर्ष विलंब से करें, लेकिन कुंडली मिलान को प्राथमिकता आपको जरूर देनी चाहिए। पति हो सकता है थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हों, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर सप्तमेश बनते हैं, थोड़े से अथॉरिटेटिव हो सकता है जिद्दी स्वभाव के हों, तो ये भी आपको देख लेना चाहिए। इसके बाद इन्होंने पूछा है इन लॉज यानी कि सास ससुर का बिहेवियर कैसा होगा, मतलब अच्छा होगा या फिर खराब होगा। देखिए सास ससुर की यहां पर जहां तक बात करें तो देखिए ये है आपकी कुंडली का सप्तम भाव यानी कि पति का भाव, ठीक। इसकी माता यानी कि आपकी सासू मां हो गई कुंडली का 10वां भाव, ठीक। अब इनकी जो सासू मां है वो हम 10वां भाव से देखेंगे, वहां पर राहु का बैठना मंगल की राशि में वीक पॉइंट बनता है। हो सकता है तो परेशानी हो आपको उनके साथ सामंजस्य बिठाने में। इसके अलावा उन्होंने पूछा है उनके पिताजी के साथ, उनके साथ भी हो सकता है कि बहुत जबरदस्त जो है स्थिति ना देखने को मिले, लेकिन ये जरूर है कि माताजी के साथ जो है सास के साथ थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। देखिए ये जो कंसेप्ट से मैंने आपको बताया, ये भवत भावन का कंसेप्ट है। जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को वो भी समझें, ये भवत भावम के कंसेप्ट से मैंने इनको ये बात बताई। तो काफी हद तक हम इंडिकेशन देख सकते हैं, एग्जैक्टली मुहर मार तो नहीं सकते हैं, लेकिन इंडिकेशन मिल जाता है भवत भावम के कंसेप्ट से। इसको हम कुंडली में भवत भावम कंसेप्ट कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि मेरी शादी एक अच्छे घर में होगी, मतलब लग्जरियस लाइफ होगी या फिर नहीं। देखिए कुंडली का जो अष्टम भाव है ना, ये ससुराल पक्ष को दर्शाता है, ये ससुराल पक्ष को दर्शाता है। बुध वहां पर बनते हैं आपके अष्टमेश, ससुराल पक्ष के भाव के स्वामी 12वें भाव में चले गए, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो स्थिति बढ़िया है, स्थिति ठीक है। D9 चार्ट में भी मंगल वहां पर बैठा हुआ है और गुरु की राशि में, तो मुझे लगता है कि बढ़िया मिलेगा आपको, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी नजर नहीं आ रही। विवाह लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज। देखिए शनि की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है, कुछ योग बन जाते हैं लव मैरिज के, थोड़े से योग बन जाते हैं लव मैरिज के। यहां पर ज्यादा हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में होंगे या फिर प्राइवेट जॉब में। देखिए यहां पर देखा जाए तो हस्बैंड का भाव हुआ कुंडली का सप्तम भाव, उनकी करियर प्रोफेशन की बात करें हम 10वां भाव से देखेंगे, वहां पर केतु बैठा हुआ है, ज्यादातर चांसेस है कि प्राइवेट जॉब उनकी देखने को मिले। शादी मेरी अपनी इच्छा से होगी या फिर नहीं। देखिए शनि आपके लग्नेश है और शनि लग्न में ही बैठा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि जबरदस्ती कोई आपके साथ कर सकता है, कोई भी फैमिली वाले आपके साथ जबरदस्ती आपका विवाह नहीं करवा सकते। होगा विवाह तो आपकी इच्छा से ही होगा। क्या कुंडली में 2 शादी के योग हैं? देखिए ये डिपेंड करता है। हाँ इतना जरूर है कि विवाह का जो एक पॉइंट बनता है वो वीक है। नवमांश कुंडली भी ये बात बता रही है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आए तो कुंडली मिलान नहीं करेंगी तो विवाह टूटने के, विवाह के 2 योग बन रहे हैं, विवाह खराब है, ये मैं नहीं कहने वाला हूं। परेशानी है, इस परेशानी का इलाज आप करवा लेंगी तो परेशानी कम हो जाएगी। आप दवाई नहीं खाएंगी तो परेशानी बढ़ जाएगी, तो दवाई और सलाह दोनों अपनाइए, आप परेशानियों से बच जाएंगी। योग है कि नहीं? हाँ कुछ हद तक योग बन जाते हैं आपकी कुंडली में विवाह टूटने के। इसके बाद इन्होंने पूछा है शादी इंटरकास्ट में होगी कि नहीं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंटरकास्ट में विवाह हो आपका। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेरी कुंडली के सप्तम भाव में कौन सी राशि है। सिंह राशि है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, सूर्य की राशि है, और ये जानना चाहते हैं कि इनका सप्तम भाव क्या बता रहा है। देखिए सप्तम भाव जो है वो सूर्य के अंतर्गत आ रहा है, तो निश्चित रूप से पति थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं,
पति थोड़े से गुस्से वाले स्वभाव के हो सकते हैं, थोड़ी अथॉरिटी वाले हो सकते हैं। सूर्य का सप्तम भाव बनता है तो काफी हद तक अच्छे विचारों के भी होंगे, सात्विक विचारों के भी होंगे। और 12वें घर में सूर्य की प्लेसमेंट एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है, इसीलिए मैंने कहा कि कुंडली मिलान बेहतर है आपके लिए। इसके बाद इन्होंने बोला है कि शादी जिनसे होगी वो रिलेटिव होंगे मेरे या फिर अननोन होंगे मेरे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हो सकता है वो अननोन ही हो। बहुत ज्यादा रिलेटिव, यदि मान लीजिए कि सूर्य यहां पर कुंडली के लाभ स्थान में होते तो मैं कह देता कोई मित्र वगैरह होंगे, लेकिन यहां पर अननोन होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य 12वें घर में बैठ गए तो हो सकता है कि जो है वो दूर के हों। इसके अलावा इन्होंने पूछा है हस्बैंड के साथ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़े बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। ये देखिए बड़ी आसान सी बात है, आपकी कुंडली में थोड़ी परेशानी है, यदि कुंडली मिलान हो गया तो परेशानी खत्म हो जाएगी, कुंडली मिलान नहीं हुआ तो परेशानी बढ़ जाएगी। बड़ी सरल सी बात है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है इसमें, कुछ कंफ्यूजन नहीं है इसमें। आपकी कुंडली में सूर्य ने षडाष्टक दोष बना लिया तो थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी अनबन की स्थिति नजर आ रही है। अब सामने वाले की कुंडली में भी मान लीजिए परेशानी है तो क्या रिजल्ट होगा? दोनों की कुंडली में परेशानी है तो रिजल्ट क्या होगा? बहुत खराब हो जाएगा। तो कुंडली मिलान जरूरी है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मैं एक रिलेशनशिप में थी, मेरा ब्रेकअप हो गया, क्या वो मेरी लाइफ में रिटर्न आएगा और क्या मेरी उसके साथ विवाह शादी हो पाएगी या फिर नहीं? देखिए, इसके चांसेस तो मैं गारंटी के साथ नहीं आपको बता सकता हूं कि उसी के साथ आपका विवाह होगा या फिर नहीं, क्योंकि ना तो उनकी कुंडली मेरे पास है, ना ही मैं उनको कुछ जानता हूं। लेकिन यहां पर देखा जाए पंचम भाव जो कि लव रिलेशनशिप का बनता है, उसके स्वामी ग्रह जो बनते हैं बुध, वो 12वें घर में चले गए। तो यहां पर लव रिलेशनशिप से जो ब्रेकअप की स्थिति है वो नजर आ रही है, मतलब कि लव रिलेशनशिप मैरिज में फलित होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ध्यान से समझिए, लव रिलेशनशिप आपका मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसके चांसेस कम है थोड़े कि जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है उनके साथ आपका विवाह हो जाए। ये जानना चाहती हैं आगे, जिस घर में मेरी शादी होगी तो और जहां मैं बहू बनकर जाऊंगी तो मैं मिडिल बहू बनूंगी या फिर छोटी बहू बनूंगी, बिल्कुल मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि मैं आपको कुछ बता सकूं। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि ससुराल पक्ष वालों के साथ मेरा एडजस्टमेंट कैसा रहेगा और कितने सारे मेंबर्स होंगे ससुराल पक्ष में। बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है इस बात का कितने सारे मेंबर्स होंगे। जहां तक एडजस्टमेंट की बात है तो आप कहीं ना कहीं बुध विपरीत राजयोग बना रहा है, 12वें घर में बैठा हुआ है। एडजस्टमेंट में इनिशियली थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन ज्यादा परेशानी आए इसके चांसेस नजर नहीं आते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है कुंडली से बताइए कि मेरी तबीयत जो खराब रहती है, स्टोमक पेन, मैंने बताया था बीच में आपको कि पेट संबंधित परेशानी आपको रह सकती है, लेग पेन, वॉमिटिंग हो जाती है, हेड पेन हो जाता है, ये सब क्यों होता है? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यहां पर राहु की दृष्टि पड़ रही है आपके स्वास्थ्य भाव के ऊपर, वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानी ही सही आपको देता रहता है। सूर्य की दृष्टि भी पड़ना तो कहीं ना कहीं वो पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी नजर आती है। तो ये कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा डरने की या चिंता करने की आवश्यकता मुझे नजर नहीं आती है। इन्होंने पूछा है कि ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, जब दशा अंतर्दशा गोचर का प्रभाव होता है तो इस तरीके की परेशानी देखने को मिलती है। अभी जैसे कि शनि यहां से गोचर कर रहे हैं मकर राशि, तो शनि की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, तो कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानी ये आपको देने वाले हैं। कोई विशेष परेशानी हो ऐसा नहीं है, यदि ऐसा होता तो मैं आपको पहले ही बता देता। तो छोटी मोटी परेशानी जैसे आपने भी बोला है, कभी पेट दर्द, कभी स्टोमक पेन, कभी लेग पेन, कभी वॉमिटिंग, तो ये छोटी मोटी परेशानी है, ये दूर होती चली जाएंगी खुद से ही। कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रही कोई खास हेल्थ परेशानी। राहु की दशांतदशा जब चलती है उस दौरान अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद इन्होंने पूछा है संतान के साथ तालमेल कैसा रहेगा और संतान से कोई कष्ट तो नहीं होगा। बुद्ध को बेहतर कर ले, संतान आपकी उत्तम होगी। गुरु की दृष्टि पड़ना बहुत जबरदस्त है, एक वरदान के रूप में है। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेरी शादी घर से कितनी दूर होगी, किस दिशा में होगी। किस दिशा में होगी ये मैं आपको बता देता हूं। सूर्य सप्तमेश बनते हैं, पूर्व दिशा की तरफ विवाह होने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेरी मम्मी की तबीयत खराब नहीं रहती है, उन्हें पेट में और पैरों में परेशानी लगी रहती है, ये कब ठीक हो पाएगी। देखिए, ये कब ठीक हो पाएगी ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 4th हाउस होता है माता का घर। मैंने बताया था कि केतु का यहां पर बैठना माता के स्वास्थ्य में कमी लाता है। इसके बाद इन्होंने पूछा है अभी घर में एक शादी का रिश्ता आया है, क्या उस लड़के से मेरी शादी हो जाएगी। विवाह के योग बने हुए हैं, किसी से भी शादी करें, अपने से विवाह करें या फिर अरेंज मैरिज करें, कोई दिक्कत नहीं है। कुंडली मिलान जरूर करवाएं, निश्चित रूप से करवाएं, परेशानी बच से बच जाएंगी और विवाह के योग बने हुए हैं। यदि आपको वो लड़का पसंद है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद इन्होंने पूछा है हस्बैंड क्या मेरे गुस्से वाले होंगे
मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़े बहुत गुस्से वाले होंगे क्योंकि सूर्य की राशि बन रही है। शादी के बाद भाग्योदय होगा और शादी के बाद लाइफ कैसा रहेगा। देखिए, भाग्योदय की जहां तक बात है, 25 वर्ष के आसपास आपका भाग्योदय हो चुका है। शुक्र को बेहतर कर लीजिए, आपको भाग्य का साथ मिल जाएगा। मैं समझ सकता हूं आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगी, आप कहेंगी कि सर मेरे भाग्य का साथ मुझे नहीं मिल रहा। उसके पीछे का कारण ये है कि जो आपका भाग्येश है वो डाउन है, उसको बल दे देंगी, भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है हस्बैंड का जो है नेचर कैसा रहने वाला है। बढ़िया रहेगा, कुंडली मिलान हो जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा और चीजें काफी बढ़िया होंगी। क्या हस्बैंड लविंग केयरिंग होंगे या फिर नहीं? देखिए, आपके हस्बैंड मैच्योर होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे विचारों के होंगे, मुझे ऐसा लगता है। कुंडली मिलान जरूरी है। इसके बाद इन्होंने बोला है, एक पंडित जी ने बताया था कि 40 से 45 वर्ष की उम्र के बीच में कोई परेशानी आ सकती है, कोई दुर्घटना घट सकती है। ऐसा कुछ है तो मुझे उपाय बता दीजिए। देखिए, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ क्या क्यों उन्होंने बोला था। यदि उस दौरान केतु या राहु की दशा अंतर्दशा चलती है तो आपको राहु केतु की शांति करवा लेनी चाहिए, जिसकी भी दशा अंतर्दशा चले। इसके अलावा यदि किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा चलती है तो मुझे परेशानी नजर नहीं आती है। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा है कुंडली में कौन कौन सा अच्छा या बुरा योग बन रहा है। देखिए, बुरे योगों की बात करें तो केतु का नीच का होना वीक पॉइंट बनता है, राहु का नीच का होना वीक पॉइंट बनता है और इसके अलावा शुक्र अस्त के हैं, बुध अस्त के हैं। ये कोई दोष तो नहीं है, लेकिन इन्हें बल देने की आवश्यकता है। तो कोई मेजर दोष नहीं बन रहा, कोई ऐसा जैसे कि किसी की कुंडली में फलाना दोष या ये दोष होता है, वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ग्रहों के लिए शांति करानी और कुछ ग्रहों को बल देना जरूरी है आपकी कुंडली के अनुसार। इसके बाद इन्होंने बोला है बुधादित्य योग और गज केसरी योग। देखिए, गज केसरी योग की जहां तक बात करें, गुरु और चंद्रमा 1 2 3 4 5 और 6। देखिए, गज केसरी योग यहां पर बनता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। और इसके अलावा देखा जाए बुधादित्य योग है, मैंने बताया है, बट उसका बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। मांगलिक दोष नहीं है आपकी कुंडली में, कालसर्प दोष नहीं है आपकी कुंडली में और गुरु चांडाल दोष नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है आपकी कुंडली में। इसके अलावा इन्होंने पूछा है क्या मैं फ्यूचर में कभी जॉब कर पाऊंगी। देखिए, आप मेहनत करिए, जॉब के चांसेस हैं आपकी कुंडली में। देखिए, जॉब का हाउस का स्वामी का चंद्रमा बनता है, द्वितीय भाव में जाकर के बैठा हुआ है, चांसेस है। राहु देखिए तो यहां पर बैठ करके चंद्रमा को भी देख रहा है और जॉब हाउस को भी देख रहा है और करियर भाव में बैठा हुआ है। तो राहु आपको करियर में भी परेशानी दे रहा है, अर्निंग में भी परेशानी दे रहा है, मानसिक रूप से भी परेशानी दे रहा है और आपकी जॉब में भी और हेल्थ में भी परेशानी दे रहा है। तो राहु वहां पर बैठ करके आपका बेड़ा गर्क जरूर कर रहा है। राहु की दशांतर दशा चलती है, आप बेहिचक होकर के राहु की शांति करवा सकती हैं। और जानना चाहती हैं अगर जॉब करूंगी तो कौन से ईयर में करूंगी और वो कौन सी फील्ड में होगा। शनि आपका बहुत अच्छा है, शुक्र को बल देती है, तो शुक्र और या फिर शनि से जुड़े हुए क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा देखा जाए, आप जानना चाहें कि मैं कब जॉब करूंगी, तो देखिए, मुझे लगता है आपको प्रयास अभी से ही करना चाहिए। शुक्र की दशांतर दशा आपको चल रही है, सबसे योग कारक ग्रह है, आप अभी से ही प्रयास को बढ़ा दें। इसके बाद टीचिंग के फील्ड में आप ट्राई कर सकती हैं, टीचिंग के फील्ड में आप बढ़िया जॉब कर सकती हैं। क्रिएटिविटी के भी फील्ड में आप बढ़िया लाभ उठा सकती हैं, तो टीचिंग, क्रिएटिविटी, इन क्षेत्रों में आप ट्राई कर सकती हैं। मेडिकल फील्ड में भी छोटे मोटे चांसेस हैं, आप वहां पर भी नर्स वगैरह या फिर किसी तरीके से जुड़ करके आप लाभ कमा सकती हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि व्हीकल्स का सुख कब मिलेगा, अभी या फिर विवाह के बाद, और कौन से ईयर में और कौन से एज ग्रुप में। देखिए, व्हीकल्स की ये बात करें, वाहनों के लिए, तो यहां पर केतु देव बैठे हुए हैं, शुक्र को बल देने आपको जो है निश्चित रूप से गाड़ियों का योग बन जाएगा, प्रॉपर्टी वगैरह का योग आपकी कुंडली में बन जाएगा। और इसके अलावा ये कहती है कि विवाह के बाद ससुराल वालों के मैं साथ रहूंगी या फिर हम लोग अलग हो जाएंगे। देखिए, हो सकता है विवाह के बाद आपको अपने ससुराल पक्ष में भी कलह की स्थिति देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ये है आपके पति का भाव और यहां से चतुर्थ भाव देखेंगे उनके घर को, यहां पर नीच का राहु बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी हो वहां पर तालमेल बिठाने में और आप लोग अलग हो जाएं। ये मैं आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूं, दावे के साथ नहीं कह सकते हैं ये बात। आपकी पति की कुंडली मेरे पास नहीं है, भवय भावम कंसेप्ट से मैं आपको ये बात बता रहा हूं, एक इंडिकेशन दे रहा हूं। इसके बाद इन्होंने बोला है कि मेरी शादी कैसी जगह होगी, विलेज में होगी या फिर सिटी में होगी। देखिए, ऐसा कुछ कह पाना कि विलेज में होगी या फिर सिटी में होगी, ये तो उचित नहीं है। कहीं ना कहीं ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व की दिशा में विवाह होगा, इसके चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। जानना चाहती हैं कि पति के साथ अच्छे घर में रहेंगी, बड़े घर में रहेंगी या फिर छोटे घर में, तो पति की कुंडली होनी जरूरी है। मैं आपको एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं बता सकता हूं। देखिए, पति की कुंडली के अनुसार देखें, आपके सप्तमेश सप्तम भाव के अनुसार देखें, तो ये बनता है आपका ससुराल पक्ष का जो घर होगा। ससुराल पक्ष का जो घर होगा वो हम यहां से देखेंगे, आपके पति का जो घर होगा। अब यहां पर राहु बैठा हुआ है नीच का, तो परेशानी नजर आ रही है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं आपको। इसके बाद ये जानना चाहती है कि हस्बैंड के पास क्या खुद का मकान होगा या फिर नहीं होगा।
बात ले देकर के वही कि प्रॉपर्टी के बारे में आप जानना चाह रही है, वहां पर थोड़ी राहु परेशानी खड़ी कर रहे हैं, कुंडली मिलान कर लीजिए, वहां पर जो है आपके हस्बैंड की कुंडली आ जाएगी, काफी हद तक कह सकते हैं, या उस लड़की की कुंडली जिनसे आप विवाह करना चाहती है, तो वहां पर हम चीजों के बारे में बता सकते हैं। यहां पर भगवत भावना के कंसेप्ट से आपके पति के घर में प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीजों में थोड़ी परेशानी नजर आ रही है, क्योंकि वो राहु जहां बैठे हुए वो घर उनके कुंडली के अनुसार प्रॉपर्टी का बन जाएगा। इस वजह से भगवत भावना कंसेप्ट के अनुसार थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। चलिए, तो ये था आपके प्रश्नों का उत्तर। इसके बाद इन्होंने बोला है कि नवमांश चार्ट को और चलित कुंडली को चेक करने के लिए, चलित के लिए मैं बता देता हूं कि शनिदेव जो है वो आपके 12वें घर में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश की यात्राएं और घर से दूर आपको थोड़ा बहुत लेकर के जा सकते हैं, और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। केतु तीसरे भाव में जा रहे हैं, कई बार मेहनत पराक्रम को ये बढ़ा देंगे, छोटी मोटी यात्राओं से कई बार उतना खास लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा, और मित्र वगैरह से भी कई बार हो सकता है उतना आपको लाभ देखने को ना मिले। इसके अलावा राहु आपके भाग्य भाव में जाकर के बैठ रहे हैं, तो कई बार लाइफ में सडन जो है भाग्य का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा सूर्य और बुध जो है वो लाभ स्थान में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विवाह के बाद पति से जो है लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है आपको, और धन का भी विशेष लाभ आपको देखने को मिल सकता है। कब? तो विवाह के बाद। नवमांश कुंडली की बात करें, नवमांश कुंडली मेरे सामने है, और नवमांश कुंडली में देखें तो आपका सप्तम भाव जो है वो थोड़ा डैमेज्ड है, क्योंकि शनि और चंद्रमा वहां पर आकर के बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच की हो गए, शनि शत्रु की राशि में बैठ गए, तो विष दोष बन रहा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो विवाह सोच समझ करके करने की आवश्यकता है। गुरु बहुत अच्छा है, मंगल बढ़िया है, सूर्य वहां पर डाउन हो रहे हैं, सूर्य जो कि यहाँ पर आपके सप्तमेश हैं वो वहां पर केतु के साथ बैठे हुए हैं, ग्रहण दोष बना करके दसम भाव में। निश्चित रूप से मैं आपको कह देता हूं कि विवाह सोच समझ के करना जरूरी है आपके लिए। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए ओपल रत्न धारण करना बहुत जरूरी है आपके लिए। करीब 7.25 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में आपको धारण करना है, दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में, शुक्ल पक्ष के। अगर आप वर्किंग नहीं है तो लेफ्ट हैंड में आप इसे धारण करेंगी। तो ओपल रत्न आप 7.25 रत्ती का चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को आपको इसे धारण करना चाहिए। दूसरा रत्न है आपके लिए नीलम। देखिए, ओपल प्राथमिकता है आपकी, मतलब सबसे पहले आप ओपल धारण करेंगे, इसके बाद यदि संभव हो तो नीलम रत्न भी धारण करें। 7 रत्ती के आसपास का नीलम बनवा लें पंचधातु की अंगूठी में, और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में कृष्ण पक्ष के शनिवार की संध्या काल को आप इसे धारण कर सकती हैं। नित्य गणेश चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए, बहुत लाभ होगा। समय हो तो 3 बार पाठ करें। नित्य ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें, समय हो तो 3 माला या 5 माला जाप कर सकती हैं। और आखिरी उपाय है आपके लिए नित्य भगवान सूर्य को जल में हल्दी मिलाकर, 1 चुटकी हल्दी मिलाकर के अर्घ प्रदान करेंगी आप। मंत्र होगा ओम घृणी सूर्याय नमः, और नित्य गायत्री मंत्र का भी सूर्य के सामने खड़े होकर के 21 बार आपको जाप करना है। निश्चित रूप से इन सारे उपायों को करने से आपको जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की और सफलता देखने को मिलेगी। और एक उपाय तो नहीं दे रहा हूं, एक सलाह दे रहा हूं, जब भी राहु केतु की दशा अंतर दशा चले, या जब भी आपको ये करियर वगैरह में परेशानी दे, तो आप बेझिझक होकर के इनकी शांति करवा सकती हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 26 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का इसी प्रकार विश्लेषण करूं, तो आप मुझसे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।